जय देवभूमि उत्तराखंड। मैं राज थपलियाल व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के ऐप्स पर आपका स्वागत करता हूं सभी लोगों का। और आज हम यहां पर जो बात करने वाले हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं बोर्ड पे सब्जेक्ट हमारा उत्तराखंड रखा हुआ है हमने, और हम आज जानेंगे उत्तराखंड के बारे में, आपके कंपटीशन के बारे में, आपका लोअर पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं अभी स्टेट में जो होने वाले हैं, जिनके आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड से संबंधित हम जानेंगे कि उत्तराखंड में हमने क्या पढ़ना है, हमने कैसे अपने एग्जाम को आगे करना है, कैसे हम एग्जाम को क्रैक करें। ये सब चीजें हम सब जानेंगे आज अपने व्यास आईएएस एकेडमी के ऐप के माध्यम से। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और देखें हम आज आपको उत्तराखंड के बारे में क्या बताएंगे विशेष। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट हमने उत्तराखंड लिखा हुआ है, और उत्तराखंड में हम बेसिकली हम जो बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री की। जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी स्टेट की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके उत्तराखंड जैसे स्टेट की जो देवभूमि कहा गया है उसकी हिस्ट्री जानना तो हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं, हम तो हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री की। हिस्ट्री चाहे किसी की भी हो, उत्तराखंड की बात करेंगे या भारत की बात करेंगे या पूरे विश्व की बात करेंगे, तो इतिहास हमेशा 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो मैं आपको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करके दिखाऊंगा। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की, वो आता है हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, जो मैंने लिख दिया है अपने बोर्ड में, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा हम बात करेंगे आद ऐतिहासिक काल की। आद ऐतिहासिक काल की, आद ऐतिहासिक काल की। ध्यान से देखना सभी लोग, आपका उत्तराखंड हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा मैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और दोस्तों लास्ट बचता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, यानी कि आपका हिस्टोरिकल पीरियड। जिन्होंने कभी उत्तराखंड नहीं पढ़ा हुआ है वो सिर्फ यहां ध्यान देंगे, व्यास आईएएस एकेडमी के ऐप में आप जाएंगे, यहां ओपन करेंगे, यहां आपको उत्तराखंड का बेसिक से बेसिक क्लियर मिलेगा। आपको उत्तराखंड जिसने आज तक नहीं पढ़ा होगा उसका हम बेसिक क्लियर करवा देंगे, और उसको समझ आ जाएगा उत्तराखंड में क्या पढ़ना है। आने वाले एग्जाम को देखते हुए हमें ज्यादा कुछ फालतू ना पढ़ के हमें सिर्फ वो चीज पढ़नी है, सिलेक्टिव चीजें जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी कि जिसको हमने कहा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हमने कहा प्री हिस्टोरिकल पीरियड। अब सबसे पहले जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इतिहास का वह काल जब मानव अस्तित्व में तो था, यानी कि इस काल में मानव रहा होगा, आदि मानव होमोसेपियंस रहे होंगे, और इस काल से संबंध हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला। क्या नहीं मिला? लिखित प्रमाण नहीं मिला, कोई भी रिटन एविडेंस इस काल से हमें नहीं मिला। उस काल को कहते हैं हम अपना प्राग ऐतिहासिक काल। समझ गए आप लोग? इतिहास का वह काल जब मानव अस्तित्व में रहा होगा, होमोसेपियंस के तौर पे, आदि मानव के तौर पे, और इस काल से संबंधित हमें कोई भी एविडेंस लिखित रूप में, रिटन एविडेंस हमें नहीं मिला, उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल से संबंधित ये तो काल सबके लिए बराबर है, लेकिन हम बेसिकली पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, तो हमने नॉलेज इसका गेन करना है उत्तराखंड का। तो देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड से संबंधित जितने भी यहां पर रिसर्चर हुए हैं, भूगोल बेता हुए हैं, उन्होंने इस काल से संबंधित, क्योंकि वो बाद में आएंगे, ये काल पहले रहा होगा, तो उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। और सबसे पहले मत क्या क्या दिए हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम जो मिलता है वो वर्णन मिलता है आपका 1856 का, 1856 का वर्णन मिलता है। और 1856 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हैनवुड साहब, जिनका नाम है हैनवुड। यह जो हैनवुड साहब हैं, इन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा,
उत्तराखंड में जो हैनवुड साहब है, इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि उत्तराखंड की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, इस पीरियड से संबंधित कर देखा जाए, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कर देखा जाए, तो यहां पर जाहिर सी बात है इस पीरियड में क्या रहा होगा, पाषाण काल रहा होगा। क्या रहा होगा, पाषाण काल। ये कौन साहब कहे गए, आपके हैनवुड साहब कहे गए। इस पीरियड से संबंधित यहां पर पाषाण काल रहा है, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, दैट्स कॉल्ड पाषाण काल। इंग्लिश में कहते हैं इसको पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये आपका दोस्तों ध्यान देना, उत्तराखंड से संबंधित अगर हम बात करते हैं पाषाण काल की, तो पाषाण काल के साथ साथ हमें हैनवुड साहब जरूर याद आने चाहिए, क्योंकि हैनवुड साहब व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में इस बात का जिक्र किया था कि जब उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल रहा है, उस समय प्रागैतिहासिक काल के समय यहां पर क्या रहा है, पाषाण काल रहा है, इनके पत्थरों का युग रहा है। जाहिर सी बात है उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल में पत्थर, जल, जंगल, जमीन, झील, नदी, तालाब, झाड़ियां, यही तो रही होंगे प्रागैतिहासिक काल में। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जाहिर सी बात है। तो यानी कि सर्वप्रथम 1856 में आपके साइंटिस्ट कौन हुए, हैनवुड साहब साइंटिस्ट हुए हैं। ध्यान देना मेरी बात को। अब हैनवुड साहब से आगे जब थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम, तो इनके बाद एक अंग्रेज हुए हैं जिनका नाम था रिबेट कॉर्नर, जिनका नाम था रिबेट कॉर्नर। ध्यान देना, ये जो रिबेट कॉर्नर साहब है हमारे, ये जो रिबेट कॉर्नर साहब है, इन्होंने बात की थी कब, 1877। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, ये जो आपके रिबेट कॉर्नर साहब हुए हैं, इन्होंने इस बात की पुष्टि कब कर दी, इन्होंने 1877 में कहा कि हाँ वास्तव में जब उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल रहा है, उस समय जब मैं 1877 की जब मैं बात कर रहा हूं, 1877 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो 1870 में मैंने भी देखा कि यहां पर उत्तराखंड में जब मैंने यहां पर रिसर्च किया, शोध किया, तो मुझे यहां पर शैलाश्रय, शैलाश्रय समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। शैलाश्रय मीन्स होता है आपकी स्टोन्स पिक्चर, यानी कि पत्थरों पर बने हुए चित्र। शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थरों पर बने हुए चित्र, दैट्स मीन्स शैलाश्रय स्टोन्स पिक्चर्स। यहां पर हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, भूगोल बेता हुए हैं, आपके ज्योग्राफिक रिसर्चर जो हुए हैं, उन्होंने किन्होंने, आपके रिबेट कॉर्नर साहब ने, जो आपके रिबेट कॉर्नर साहब हैं, उन्होंने 1877 में इस बात का प्रमाणित भी कर दिया कि वास्तव में प्रागैतिहासिक काल में जब मैंने इस काल से संबंधित जब कुछ चीजें मुझे मिली, तो मैंने भी अपने दिमाग में इस बात का आइडिया लगाया कि वास्तव में जो ये शैलाश्रय है ना, ये भी किस काल संबंधित है, आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान देना। इसके बाद एक तो आपके हैनवुड साहब हो गए, दूसरा आपका रिबेट कॉर्नर साहब हो गए, तीसरे जो व्यक्ति आते हैं, ध्यान देना, तीसरे जो व्यक्ति आएंगे वो आएंगे आपके एक आपके साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। कौन, आपके यज्ञदत्त शर्मा। ध्यान देना, उत्तराखंड का बेसिक क्लियर करवा रहे हैं आपका उत्तराखंड का बेसिक क्लियर ओनली ऑन आपका व्यास आईएएस एकेडमी के एप्स में मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी। क्योंकि उत्तराखंड में बेसिक क्लियर नहीं आपका, तो आपने जाहिर सी बात है किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको यही पढ़ाया जाता है कि भैया कुनिंद राजवंश पढ़ो, वहीं से उत्तराखंड। उससे पहले, कुनिंदों से पहले उत्तराखंड का बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड में बेसिक चीजें क्या रही हैं। पहले उत्तराखंड का बेसिक समझेंगे, उसके बाद जब ऐतिहासिक काल तक पहुंचेंगे ना हम, जब हम लोग कहां पहुंचेंगे, इस ऐतिहासिक काल में, तब हम बात करेंगे कुनिंद राजवंश की, कत्यूरियों की, चंदों की बात करेंगे, हम गढ़वाल के पवारों की बात करेंगे, हम अंग्रेजों की बात करेंगे, हम गोरखाओं की बात करेंगे। ये तो हम तब करेंगे जब हम कहां पहुंचेंगे दोस्तों, ऐतिहासिक काल में जब हम पहुंचेंगे। उससे पहले, ऐतिहासिक काल से पहले पहुंचने तक हमें बहुत कुछ जानना होगा, और वो मेरी गारंटी मैं कैसे समझाता हूं आपको। आप सिर्फ स्क्रीन पे व्यास आईएएस एकेडमिक ऐप में जाएंगे, वहां देखेंगे, वहां आपको ये मैटर मिलेगा। तो ध्यान देंगे, पहले बताया मैंने आपको हैनवुड साहब बताया, दूसरा मैंने आपको रिबेट कॉर्नर साहब बताया, और तीसरा मैं आपको जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा साहब ने कहा कि वास्तव में जब मैंने भी यहां पर उत्तराखंड से संबंधित जब मैंने भी कुछ सर्च किया, जब मैंने भी कुछ शोध किया, तो मैंने कहा, ध्यान देना, बहादुराबाद, कहा, बहादुराबाद, कहां पड़ता है आपका बहादुराबाद, आपका हरिद्वार। जब मैंने भी यहां पर बात की थी, रिसर्च की, शोध की, तो मुझे हरिद्वार यानी कि बहादुराबाद जो हरिद्वार में पड़ता है, यहां से मुझे हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से मुझे क्या मिले थे, नर कंकाल। नर कंकाल, कंकाल होते हैं स्केलेटन, नर कंकाल मिले थे एक। दूसरा मुझे यहां से मिला था
मिट्टी के बर्तन यानी कि मृद भांड, जिन्हें हम कहते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन यानी कि हमारे मृद भांड मिट्टी के बर्तन। तीसरा हमें मिला था यहां से शैलाश्रय, शैलचित्र, शैलाश्रय भी इनको भी मिले थे यहां पर। चौथा अन्य धातुएं भी मिली थी इनको, कुछ धातुएं भी मिली थी। क्या मिली थी? कुछ धातुएं भी इनको यहां से प्राप्त हुई थी। किसको? आपके यज्ञदत्त शर्मा साहब को। तो यज्ञदत्त शर्मा साहब कहते हैं हमारे कि जब मैंने हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में जब मैंने उत्खनन कार्य, शोध कार्य प्रारंभ किया, तो चाहे हैनवुड साहब हुए आपके, चाहे आपके अंग्रेज रिबेट कॉर्नर साहब हुए, चाहे आपके यज्ञदत्त शर्मा हुए, इन्होंने सबने इस बात का प्रमाण कर दिया कि वास्तव में जो भी चीजें यहां पर मिल रही है ना, जो भी चीजें हम सर्च इन्वेंशन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो सब हमारी प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये सब लोग मान रहे हैं अभी, ठीक है। इन सबका मानना है कि जितनी भी ये चीजें हैं ये सब हमारी किस पीरियड से? हमारी प्राग ऐतिहासिक काल से ये सब चीजें हमारी संबंधित हैं। ये आप जान के चलना। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं बच्चे, ध्यान देना आप सभी लोग, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो जो देखना चाहेंगे, जो जुड़ रहे हैं वो सब देखेंगे। ये सब चीजें मैंने सीक्वेंस से बता दी आपको, चाहे हैनवुड हुआ, रिबेट कॉर्नर हुआ, यज्ञदत्त शर्मा हुआ। आगे इन्होंने, यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में क्या ढूंढा? नरकंकाल ढूंढा एक। ध्यान देना, इन्होंने यहां पर नरकंकाल एक, दूसरा मिट्टी के बर्तन, तीसरा धातु उपकरण, शैलाश्रय, इनको मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहते हैं, इंग्लिश में मड कहते हैं, मड, MUD, मड, मृद भांड। ये सब चीजें यहां पर क्या किया इन्होंने? ढूंढा। एट लास्ट आगे देखेंगे, मैं बात करूंगा आगे, स्क्रीन ऐड कर रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा आप लोगों को। आगे मैं बात कर रहा हूं, मैंने लिखा था अभी यहां पर यज्ञदत्त शर्मा। क्या लिखा था आपका? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा की मैंने बात की थी। तो यज्ञदत्त शर्मा की मैंने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कौन सा? आपका हरिद्वार का क्षेत्र बताया था, हरिद्वार के क्षेत्र में उन्होंने ढूंढा था। इसके बाद यज्ञदत्त शर्मा साहब के बाद यहां पर उत्तराखंड के एक पुरोधा हुए हैं जिनका नाम है शिव प्रसाद डबराल। क्या है? शिव प्रसाद डबराल। यह वही शिव प्रसाद डबराल जी हैं जिनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन बना हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इज नॉन एज शिव प्रसाद डबराल। इनको इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया। ध्यान देना, ये हमारे शिव प्रसाद डबराल जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, इनको चारण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारण भी कहा जाता है। चारण होता है आपका घुमक्कड़। क्या होता है आपका? घुमक्कड़। चारण मीन्स होता है आपका घुमक्कड़। ध्यान देना आप लोग, चारण मीन्स होता है आपका घुमक्कड़, ठीक है। इनको चारण भी कहा जाता है, घुमक्कड़ भी कहा जाता है। इन्होंने, हमने आपको 3 डेटे बताई थी। सबसे पहले 1856 मैंने आपको बताया था, रिपो हैनवुड साहब। उसके बाद मैंने आपको 1877 बताया था आपका रिबेट कॉर्नर। उसके बाद मैंने आपको बताया था, डेट नहीं बताया आपको, 1951 और 52 में आपके यज्ञदत्त शर्मा साहब आए थे। ध्यान देना। और लास्ट में आपके 1956 में, 1956 में आपके कौन थे? 1956 में ध्यान देना, आपके 1956 में थे जिनका नाम है आपका शिव प्रसाद डबराल। इनका नाम क्या है आपका? प्रसाद डबराल। ये 1956 की बात हो रही, 56 की बात हो रही। शिव प्रसाद डबराल ने बोला यहां पर उत्तराखंड के संबंध में, शिव प्रसाद डबराल जी ने बोला कि भैया चाहे हमारे हैनवुड साहब हुए या हमारे रिबेट कॉर्नर साहब हुए या हमारे यज्ञदत्त शर्मा साहब हुए, जो भी इन्होंने जिस बात पे भी कहा कि जितनी भी चीज यहाँ पर ढूंढी गई है, जितनी भी चीज यहाँ पर सर्च की गई है, जितनी भी चीजों का इन्वेंशन हुआ है, या आपने खोजा है या आपने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया है, ये सब चीजें, चाहे उनकी बात करूं या मैं अपनी बात भी करूं। जब मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने भी जब उत्तराखंड में शिव प्रसाद डबराल जी करें, जब मैंने शोध किया उत्तराखंड में, तो जब मैंने चीज यहां पर भी कुछ चीजें मैंने भी देखी हुई है, तो मैंने इस बात का आइडिया लगा लिया कब? 1956 में, कि भैया ये सब चीजें जितनी भी मिली हुई है ये सब किस पीरियड से? आपकी प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ध्यान देना, ये सब किससे संबंधित? आपकी प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये लास्ट में सिद्ध कौन कर गया? आपका, आपके चहेते, हम सबके चहेते कौन? शिव प्रसाद डबराल, जिनको उत्तराखंड का पुरोधा भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ज्ञान कोश, ज्ञान भंडार भी कहा जाता है इनको। तो जब ये कहे गए हैं तो यानी कि जितने भी हमारे पास
पहले से जिन्होंने बताया हुआ है, इन सब की बातों को सिद्ध कौन कर गया? आपके शिव प्रसाद डबराल जी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड जी इस बात को सिद्ध कर गए कि हाँ जितनी भी ये चीजें हैं वास्तव में सब चीजें क्या हैं? सही हैं। ठीक है, इस पीरियड से प्रागैतिहासिक काल से कुछ चीजें हमें ये चीजें मिलती है जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है। आपके एग्जाम में बेसिक चीजों में से जो आपका पीसीएस हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, इसमें से ऐसे डीपली पूछेगा आपसे। दूसरा, इस पीरियड से संबंधित आपका जो आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड है ना, आपका प्रागैतिहासिक काल है, इस पीरियड से संबंधित हमें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जैसे हमें यहां पर अब क्या चाहिए था? एक सटीक प्रमाण चाहिए था। क्या चाहिए था? सटीक प्रमाण चाहिए था हमें, वह प्रमाण जिससे हम वास्तव में पता कर सकें कि हाँ भैया यह जो काल है, यह जो पीरियड है, यह सच में प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की कुछ ऐसी चीजें चाहिए हमें, कुछ ऐसे एविडेंस चाहिए जो इस बात का प्रमाण कर सके कि वास्तव में यह प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो हमारे पास सटीक एविडेंस के तौर पर क्या मिली थी यहां पर इस समय? गुफाएं। क्या मिली थी? गुफाएं। तो देखेंगे भैया हमें इस काल संबंधित दोस्तों तो क्या मिली थी? गुफाएं, जिनको हम कहते हैं केव्स। जाहिर सी बात है सभी जानते हैं गुफाओं के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बोर्ड पे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है और कई बार कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक क्लियर जानने के लिए आप व्यास आईएएस एकेडमी के ऐप में जाएंगे और वहां इसको सर्च करेंगे, आपको ये पूरा मैटर मिलेगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। ध्यान देना, मैंने आपको बताया है कि यहां पर हमें गुफाएं मिली है। तो गुफाओं की जब हम बात करेंगे, सर्वप्रथम हमें यहां से लाखू उड़ियार गुफा, ध्यान देना, लाखू उड़ियार। उड़ियार मीन्स होता है गुफा। ये हमारी उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में उड़ियार को गुफा कहा जाए। उड़ियार मीन्स होता है गुफा। उड़ियार मीन्स समझ लेना, जो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि सर उड़ियार क्या होता है, जो भी किसी के समझ में उड़ियार ना है, उड़ियार मीन्स होता है गुफा। यानी कि ये जो गुफा होंगी ये पहाड़ों में पत्थर के अंदर, यानी कि पत्थर में होंगे गुफा। आपने लाखा मंडल गए होंगे, लाखा मंडल में देखा होगा अपने, पत्थरों के अंदर इस तरह की गुफाएं हैं। तो ये हमारे उड़ियार कहते हैं, स्थानीय भाषा में इनको उड़ियार कहा जाता है। तो सर्वप्रथम लाखू उड़ियार, दूसरी आपकी गोरखिया उड़ियार, गोरखिया उड़ियार, ध्यान देना गोरखिया उड़ियार। नंबर 3 की बात करूं मैं तो किमनी सैल, किमनी। नंबर 4 बात करूंगा तो मलारी, मलारी। नंबर 5 की बात करूंगा तो आपकी पेटसाल। नंबर 6 की बात करूंगा तो बनकोट। नंबर 7 की बात करूंगा आपकी तो फलसीमा, फलसीमा, ध्यान देना। और नंबर 8 की बात करूंगा मैं, फलसीमा के बाद लाखू उड़ियार, गोरखिया, किमनी, मलारी। नंबर 8 लोथाप। और नंबर 9 हुडली, हुडली, हुडली दिख रहा है सभी लोगों को? हाँ। और नंबर 10 रामगंगा घाटी। नंबर 10 आपका रामगंगा घाटी। बस सभी दोस्तों ध्यान देना कि प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। सपोज दैट आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं, आपका वीडियो है, बीपीडीओ है, पटवारी है, लेखपाल है, कोई सा भी पेपर है, वहां तो वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से लाखू उड़ियार गुफा कहां स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए अल्मोड़ा। कहां होना चाहिए? अल्मोड़ा। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से गोरखिया उड़ियार गुफा कहां स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे। तो यानी कि ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गए आपके, जो आपके मतलब किसमें पूछे जाएंगे? आपके ग्रुप सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे लोअर पीसीएस और पीसीएस की, तो इनमें से अंदर जाके क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन बनाता हूं, आप देख लेंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक ले लेते हैं यहां से मलारी। क्या लेते हैं यहां से? मलारी। चलो मैंने मलारी ले लिया। क्या ले लिया मैंने? मलारी ले लिया। ध्यान देना, अब मैंने ले लिया है मलारी। क्या ले लिया मैंने? मलारी। ध्यान देना, मैंने ले लिया है मलारी। ठीक है, देखेंगे भैया, हमने ले लिया है मलारी को। मलारी पड़ता है आपका चमोली में। क्या पड़ता है? चमोली में। यह वो गांव है चमोली का
जो तिब्बत से सटा हुआ गांव है, यानी कि अंतिम गांव तिब्बत से सटा हुआ गांव आपका मलारी है। यहां पर क्वेश्चन बनेगा पीसीएस और लोअर पीसीएस के हिसाब से कैसे। मलारी जो गांव है आपका ये चमोली में है, और यहां पर सन 2002 में, कब, सन 2002 में एचएनबी के शोधकर्ताओं ने, HNBGU हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2002 में यहां पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। क्या किया दोस्तों? उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, यानी कि रिसर्च करना प्रारंभ किया। और इन्होंने चमोली के मलारी से क्या पाया? इन्होंने यहां से कंकाल, नरकंकाल तो पाए, नरकंकाल पाए, धातु उपकरण पाए, मेटल धातु के उपकरण भी पाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो है, जो हमारे कई बार पूछा गया है कि मलारी से हमें क्या मिला। तो मलारी से हमें यह मिला कि 5.2 kg, 5.2 किलो का क्या मिला? सोने का मुकुट। क्या मिला? सोने का मुकुट। ध्यान देना, सोने का मुकुट हमें कहां से मिला? तो हमारे मलारी चमोली से। यहां पर एचएनबी के शोधकर्ताओं ने जब उत्खनन कार्य प्रारंभ किया तो यहां से हमें 5.2 kg का सोने का मुकुट हमें प्रारंभ या यहां से मिला, जब इन्होंने यहां पर उत्खनन किया। जो कि ये आपका जो मुकुट है ना वर्तमान में, जो आपका मैं आपको बताऊंगा, जो आपका मुकुट है 5.2 kg का सोने का जो मुखावरण है, मुकुट है, वो आज भी हमारे वर्तमान में, आज मतलब हमारे वर्तमान में कहां रखा गया है? श्रीनगर संग्रहालय, पौड़ी वाला श्रीनगर संग्रहालय में आज इसको संभाल के रखा गया है, संग्रहालय। ध्यान देना, ये जो हमारा 5.2 kg का सोने का मुकुट है, ये हमारे श्रीनगर पौड़ी संग्रहालय में आज भी ये रखा गया है। आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कैंपस में रखा गया है, श्रीनगर कैंपस में। ऐसे बनता है अंदर से क्वेश्चन, जैसे दूसरे कोई सी भी उठा लो आप। जैसे मैं सपोज दैट उठाता हूं आपका हुडली, कौन सा उठाता हूं? लास्ट वाला हुडली। तो देखिए भैया मैं हुडली उठा रहा हूं अभी, तो मैं बात करता हूं, जैसे देखेंगे आप लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी? हुडली की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हुडली की बात कर रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान देना हुडली में, जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी? हुडली की। अब लो मैं बात कर दी हुडली की भैया, हुडली की। तो सभी दोस्त ध्यान देना, हुडली की बात करता हूं। हुडली आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। हुडली पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कई बार क्वेश्चन बनता है कि एक तो वन लाइनर बनता है क्वेश्चन कि हुडली कहां है? उत्तरकाशी में। दूसरा, यहां से थोड़ा डीप जाएंगे तो एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर क्या प्राप्त हुआ था हमें? एविडेंस के तौर पर, यानी कि साक्ष्य के तौर पर। तो हमें साक्ष्य के तौर पर यहां से प्राप्त हुआ नीले रंग के शैल चित्र। किस रंग के? नीले रंग के। नीले रंग के, नीले रंग के शैल चित्र, ठीक है। शैल चित्र समझते, मैं बता चुका आपको पीछे, मैंने आपको बताया था शैल चित्र। देखेंगे पीछे जाएंगे तो मैंने आपको शैल चित्र बताया था। ये देख रहे हैं यहां पर शैल चित्र यानी कि स्टोन पिक्चर्स बताया था मैंने पीछे। आप गए, अभी मैं बैक गया हूं स्क्रीन लेके। तो ये शैल चित्र यानी कि पत्थरों पर बने हुए शैलाश्रय चित्र, ठीक है, देखेंगे आप। तो यानी कि हमें क्या मिले? यहां से नील रंग के चित्र प्राप्त हुए थे हुडली से। तो डीप क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्नलिखित में से हुडली से हमें एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर क्या मिले? तो हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। जैसे मैंने हुडली लिया, मलारी लिया, वैसे मैं कर बात करूंगा ग्वारख्या उड़ियार की। किसकी? ग्वारख्या उड़ियार। एक और ले लेते हैं लास्ट। इनमें सब में जितनी भी गुफाएं में लिखा है आपको 10 गुफाएं, कितनी? 10 गुफाएं। इन सब में एविडेंस कुछ ना कुछ मिला है। ये आपको व्यास आईएएस के ऐप में आपको सब डीपली मिलेगा। आपको धीरे धीरे आपको सब बताया जाएगा, A to Z, कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं आपका। जिस बच्चे ने उत्तराखंड का बेसिक जिसका क्लियर नहीं है और जिसने कभी उत्तराखंड नहीं पढ़ा है, हमारी गारंटी है हम उसको बिल्कुल चैनल में जुड़ेंगे, हम उसको पूरा डीपली बताएंगे। ध्यान देना। तो दूसरा मैं लेता हूं ग्वारख्या उड़ियार। तो देखिए दोस्तों, मैं ग्वारख्या उड़ियार ले रहा हूं आपके सामने। तो देखिए ये ले लिया मैंने ग्वारख्या उड़ियार। ध्यान देना बोर्ड पे आप लोग। तो मैं ले रहा हूं अभी फिलहाल क्या? ग्वारख्या उड़ियार। तो देखिए हम ले लिए हैं ग्वारख्या उड़ियार। तो लो भैया, हम ले लिए हैं ग्वारख्या उड़ियार, उड़ियार, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्वारख्या उड़ियार कहां है आपका? तो ग्वारख्या उड़ियार आपका कहां? चमोली में।
कहां है आपका? चमोली में। इस बात का ध्यान देना, चमोली में आपका गोरखिया उड़ियार। ठीक है, ये गोरखिया उड़ियार का चमोली में, इस बात का बिल्कुल आप ध्यान देना। दूसरा मैंने आपको बताया था, गोरखिया उड़ियार के बारे में मैंने आपको बताया कि चमोली में है, और यहां से हमें साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस, साक्ष्य के तौर पे क्या प्रमाण मिलता है तो देखेंगे। यहां पर हमें हमेशा 4 चीजें जो डीपली पूछेगा। नंबर 1 आपको पूछेगा भेड़, आपका सिप, लोमड़ी, आपका फॉक्स, भेड़, लोमड़ी, बारहसिंगा, आपका डियर, बारहसिंगा, भेड़, लोमड़ी, बारहसिंगा, और आपका मानव। इन सब के, ये जो 4 चीज में लिखी हुई ना, इन सब के क्या मिले थे हमें? इन सब के चित्र मिले थे, पत्थरों पर बने हुए शैल चित्र। इन सब के चित्र मिले थे हमें कहां से? गोरखिया उड़ियार से। तो ये डीपली क्वेश्चन बनेगा अंदर से। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो हमारा उद्देश्य है कि आपको यह समझाना कि वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनता है, और थोड़ा डीपली जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे बनता है। इतिहास को अभी छोड़ देंगे, मैंने आपको पीछे बताया। देखो मैं आपको बैक ले जा रहा हूं थोड़ा सा, ये मैं आपको बैक ले गया। मैंने कहा था, ध्यान देना, ये प्रागैतिहासिक काल आपको बताया था, आदिऐतिहासिक काल बताया था, ऐतिहासिक काल। जब हम यहां जाएंगे, वास्तविक उत्तराखंड का इतिहास यहां शुरू होगा। उत्तराखंड का जो वास्तविक इतिहास होगा वो यहां शुरू होगा। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, मैंने आपको ये सब चीजें बताई हुई हैं। जैसे एक गुफा और ले लेते हैं, जैसे लास्ट गुफा ले रहा हूं मैं आपके लिए, वैसे सबसे एविडेंस मिले, लेकिन मैं एक लास्ट ले रहा हूं। जैसे मैं लास्ट वाली बात करता हूं, 10वीं वाली, रामगंगा घाटी। देख लेते हैं रामगंगा घाटी को भी, आइए देखेंगे बोर्ड में। लो भैया, रामगंगा घाटी ले लेते हैं, आ जाओ। तो भैया हम ले लेते हैं अब क्या? रामगंगा घाटी। लो, आपके सामने ले लिया हूं मैं रामगंगा घाटी। क्या ले लिया हूं मैं? रामगंगा घाटी। लो भैया, रामगंगा घाटी। ठीक है, ये जो रामगंगा घाटी है पड़ती है, पड़ती है आपके प्यारे दोस्तों, ये पड़ती है आपके कहां? पौड़ी। कहां पड़ती है? पौड़ी। और यहां से क्वेश्चन बनता है एविडेंस के तौर पर, यहां पर साक्ष्य के तौर पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एविडेंस के तौर पर हमें क्या प्राप्त हुआ पौड़ी से, तो देखेंगे, साक्ष्य भी देख लेंगे। बहुत बड़ी बात क्या है, आइए देखते हैं। एविडेंस के तौर पर हमें मिला सबसे पहले कप मार्क्स। कप मार्क्स, अच्छा आप लोग जानते हैं कप मार्क्स क्या होते हैं? कप मार्क्स, कप मार्क्स होते हैं आपके, जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि एक पत्थर पर बनी हुई एक छोटी सी ओखली जिसमें आपके धान कुटाई होते हैं, इसी को कप मार्क्स कहा जाता है। लेकिन ये तो बड़ी होती है ओखली। जो हमें कप मार्क्स जो मिले थे पौड़ी से, वो कैसे थे देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। एक पत्थर है आपका, जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में, देख लेंगे आप लोग। तो यानी कि एक पत्थर में छोटे छोटी ओखलियां ऐसे इस तरह की आप लोग देखेंगे, दैट्स कॉल्ड कप मार्क्स। इन सबको क्या कहते हैं? कप मार्क्स कहते हैं। ये सभी हमारे क्या है, ध्यान देना, ये सभी हमारी कप मार्क्स हैं। यानी कि एक पत्थर पर छोटे छोटे ओखलियों की आकृति, उन्हें कप मार्क्स कहा जाता है। तो ये रामगंगा घाटी पौड़ी से हमें एविडेंस के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर मिले थे। नेक्स्ट, दूसरा हमें जो मिला था यहां से शवागार। क्या मिला था? शवागार। आपने सुना होगा शवागार, यानी कि दफनाने, जहां पर लोगों को दफनाते हैं ना, डेड बॉडीज, वो स्टेचू बने नहीं होते इस तरह के, शवागार। तो ये भी हमें यहाँ पर एविडेंस के तौर पर यहां से हमें ये चीज मिली थी, जहां पर स्टेचू, जहां पर लोगों को दबाया या दफनाया जाता है लोगों को, वो हमें यहां से, एक तो कप मार्क्स हो गया, दूसरा शवागार हो गया, आप समझ सकते हैं। तो 2 चीजें हमें रामगंगा घाटी पौड़ी से हमें प्राप्त हुई थी। ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, यहां पर जो हमने बताया आपको अभी तक, पूरा अभी ये प्रागैतिहासिक काल है। अभी इसके बीच में आगे बहुत कुछ, इसके अंदर अभी बहुत कुछ जाना है डीपली। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपने कभी पहले कभी नहीं पढ़ा तो ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और आप व्यास आईएएस एकेडमी के ऐप में जाएंगे, वहां आपको मेरे लेक्चर आप ढूंढेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री, तो आपको मेरे लेक्चर एक एक करके सब लेक्चर आपको वहां पर मिलेंगे, जो आप आसानी से
जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है वो आसानी से यहां से कवर कर सकता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप डेली प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है। ध्यान देना आगे, मैंने ये बता दिया आपको। ध्यान देना दोस्तों, आपका चाहे पेट साल हुआ, बनकोट हुआ, फलसी, इनके अंदर बहुत कुछ है। ये मैं आपको सिर्फ अभी इस वे में बता रहा हूं कि इस वे में पढ़ना होता है उत्तराखंड, क्योंकि कई बच्चे आपके देहरादून में आके थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो उनको हो सकता है कुछ ज्यादा गाइडेंस ना मिल पाती हो, किसी कारण बस कोई नहीं पढ़ पाता है। तो उसके लिए हमने ये सुविधा की है कि भैया व्यास आईएएस एकेडमी ने अपने एप्स में उन सब के लिए मैटर देने का प्रयास किया है। और हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्ता का मैटर उपलब्ध करवाएंगे। तो देखेंगे आगे, यहां पर हमने बात कर दी, यहां तक हम पहुंच गए, आपको यह समझ आ गया। नेक्स्ट, ये तो था प्रागैतिहासिक काल का, थोड़ा सा मैंने आपको क्या दिया, नॉलेज दिया। अब देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात करते हैं आज फिर आदि ऐतिहासिक काल की, थोड़ा सा किसकी, आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। सभी साथी ध्यान से देखना कि आपका जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें उत्तराखंड की दृष्टि से क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। पहले तो हम यह समझेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल होता क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है। इतिहास का वह काल जब हमारे पास मानव अस्तित्व में तो था ही, वहां पर मानव यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास क्या था, मानव अस्तित्व में था। कैसे, होमोसेपियंस के तौर पर। यहां पर मानव बन गया है पूर्णतः, यहां पर किसका विकास हो गया, अब मानव। अब ध्यान देना, इतिहास का वह काल जब हमारे पास मानव तो थे ही अस्तित्व में, हमारे पास मानव भी है और हमारे पास क्या मिल गया, लिखित प्रमाण भी मिल गया। क्या मिल गया, वहां लिखित प्रमाण नहीं था हमारे पास, ध्यान देना, यहां पर हमें लिखित एविडेंस भी मिल गया, लिखित साक्ष्य मिल गया। लेकिन कुछ एक दो को हम क्या नहीं कर पाए, लेकिन कुछ, जैसे मैं बताऊंगा कुछ कौन कौन से, कुछ एक दो को हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। वी कांट डू इट, एक दो को हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको कि कौन चीज थी वो जिसको हम पढ़ नहीं पाए। तो उस काल को प्राग आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। अगर एक वे में लैंग्वेज बनाएंगे तो इतिहास का वह काल जब मानव अस्तित्व में तो था और हमें लिखित एविडेंस भी प्राप्त हुआ, लेकिन उस प्रमाण को हम कुछ को हम पढ़ नहीं पाए, उस काल कहते हैं प्राग ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल। इस काल को आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य युग मतलब कांसा, क्योंकि समय कांसे का भी प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युग भी कहा। इसको आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहा जाता है। ध्यान देना, कई बार ऑनलाइन क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस काल को कांस्य काल कहा जाता है, आपका आंसर होना चाहिए आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य काल भी कहा जाता है। तो भैया उत्तराखंड की दृष्टि से इस काल में क्या ऐसा हुआ वो हम देखेंगे। मैं आपको सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग समझाऊंगा, अंदर का मैटर आप बहुत डीपली है, तो पहले आप ये देखेंगे क्या मामला है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले भैया हमारे पास वेद, दूसरा हमारे पास पुराण, तीसरा हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान देना ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा हमारे पास बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, और हमारे पास लास्ट में बचता है साहित्य। बस आप लोगों को उत्तराखंड अगर पढ़ना है तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, यह नहीं पढ़ना कि मतलब हौच पौच नहीं होनी चाहिए, एक सीक्वेंस वे में चले, और मैं आपको सीक्वेंस वे में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सभी जानकार हैं, और जाहिर सी बात है नॉर्मल क्वेश्चन है मेरा भी कि वेद कितने हुए हमारे पास, तो हमारे पास वेद हुए कितने, 4 वेद। ध्यान देना, सबसे पहला वेद हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जाहिर सी बात है नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं 4 वेद है। सबसे पुराना वेद दैट्स कॉल्ड ऋग्वेदा, यानी कि हमारे पास क्या है सबसे पुराना वेद हमारा, कौन सा,
हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो है हमारे पास कौन सा? ऋग्वेद। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हमें इस वेद से मतलब है, ऋग्वेद से हमें मतलब, इस वेद जो है ना ये, इससे हमें मतलब है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होगा देखेंगे कि सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का उल्लेख और वर्णन। एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको, दो शब्द सुनना, उल्लेख और आपका वर्णन उत्तराखंड शब्द का। उन्होंने ऋग्वेद में उत्तराखंड नहीं मिला लिखा हुआ, उत्तराखंड नहीं लिखा हुआ था ऋग्वेद में। उत्तराखंड के लिए वर्णित शब्द कि क्या शब्द दिया था, ठीक है। तो शब्द पर तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के बारे में किस वेद में मिला, तो आपका आंसर मिल गया आपको ऋग्वेद में। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, लोअर पीसेस में बना भी था बल्कि क्वेश्चन। ध्यान देना कि सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का उल्लेख तो आपका ऋग्वेद में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना मैं कैसे पलटता हूं क्वेश्चन। उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त मतलब क्या कहा गया? उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में दोस्तों प्रयुक्त शब्द, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि सर्वप्रथम जो उत्तराखंड शब्द का जो उल्लेख मिला, जो वर्णन मिला, वो ऋग्वेद ने दिया। अब ऋग्वेद ने उत्तराखंड के लिए क्या दिया तो लिखेंगे। प्यारे साथियों, सभी व्यास आईएएस एकेडमी की ऐप में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे प्रॉपर चलते रहे, इसके लिए आप अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और देखेंगे। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द दिया गया सर्वप्रथम, जो आप सभी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं देवभूमि। ये देवभूमि शब्द मिला है ना, ये ऋग्वेद की देन है। दूसरा ध्यान देना, देवभूमि। दूसरा आपका मनीषियों की भूमि, मनीषियों, समझते हैं मनीषियों, यानी कि आपके ऋषि और आपके मुनि, एक ही बात है, ऋषि मुनि। आपके ऋषि मुनियों की भूमि, पहला देवभूमि, दूसरा ऋषि मुनियों की भूमि, तीसरा तप भूमि, तप, तीसरा तप भूमि, चौथा खसदेश, खसदेश, पांचवा ब्रह्मपुर। ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का उल्लेख तो वर्णन ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में उत्तराखंड तो लिखा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है, उत्तराखंड का हर बच्चा जानता है। यानी कि क्या दिया? देवभूमि, मनीषियों की भूमि, तपभूमि, खसदेश, ब्रह्मपुर आदि एटसेट्रा आदि नामों से इसको जाना गया। किसमें? वेद में। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद, ऋग्वेद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए ये सब चीजें नॉर्मल इजी वे में याद करना है, कोई ज्यादा क्या है इसमें। दूसरा ध्यान देना आप लोग, ये तो था आपका वेद। अब हम अगर मैं बात करूंगा किसकी? पुराणों की। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूंगा पुराणों की, अब सेकंड लाइन पे, तो पुराणों में हमेशा 18 पुराण हुए टोटल। कितने पुराण हुए हैं? सबसे पहले तो आपको समझना पुराण कितने हैं। 18 पुराण है टोटल। कितने पुराण है? 18। और 18 पुराणों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास 2 पुराण है। कितने पुराण? 2 पुराण। नंबर 1 आपका स्कंद पुराण। कौन सा? स्कंद पुराण। ध्यान देना, स्कंद पुराण। और दूसरा आपका वायु पुराण। कौन सा? वायु पुराण। ये 2 चीजें बिल्कुल आप फिट बिठा देना दिमाग में। एक है आपका स्कंद पुराण, 2 है आपका वायु पुराण। पुराण टोटल कितने हुए? 18। अग्नि पुराण हुआ, मत्स्य पुराण हुआ, ठीक है, जितने पुराण हुआ है ये सब 18 पुराण टोटल हुए। हमें उत्तराखंड की दृष्टि से मात्र 2 पुराण ही लेने हैं। कौन कौन से? एक आपका स्कंद पुराण और दूसरा आपका वायु पुराण। ध्यान देना आप लोग। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि भैया उत्तराखंड के लिए स्कंद पुराण में वर्णित शब्द, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या कहा गया? तो देखो भैया, बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे। स्कंद पुराण की जब भी बात है कि मैं यहां पे लिख रहा हूं स्कंद पुराण, ये देखो मैंने लिख लिया स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को 2 भागों में तोड़ दीजिए। लो मैंने तोड़ दिया है आपके सामने, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे केदारखंड, लो भैया,
आप कहेंगे सर हमने लिख लिया लो केदारखंड, और दूसरा लिखेंगे मानस खंड। मानस खंड लो भैया, अब बताओ क्या किया जाए। यानी कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, एक तरफ केदारखंड, दूसरी तरफ मानस खंड। यानी केदारखंड यानी कि वर्तमान आपका गढ़वाल, और मानस खंड यानी कि वर्तमान आपका कुमाऊं छुट्टी। ज्यादा क्या है इसमें, इतना इतना डीपली इतना टफ क्यों बनाना है इसको, बहुत इजी है, प्रॉपर वे में आपको समझ आ जाएगा और आप समझ भी रहे होंगे। तो यानी कि आपका स्कंद पुराण में केदारखंड और मानस खंड। अब है आपका वायु पुराण। तो भैया वायु पुराण ने क्या बोला इसको, तो देख लेंगे। वायु पुराण ने इसको बोला है पूर्ण भूमि। क्या बोला है, पूर्ण भूमि। वह भूमि जहां पर देवता भी निवास कर रहे हैं और मानव भी निवास कर रहे हैं, वो भूमि अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। इसलिए वायु पुराण ने इसको क्या मेंशन करके लिखा, पूर्ण भूमि। ठीक है, इतना समझ जाए आप लोग। तो दोस्तों वेद समझ आ गया आपको, पुराण समझ आ गया। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। किसकी, ब्राह्मण ग्रंथ की। तो देख लेंगे ब्राह्मण ग्रंथ भी। ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, और ब्राह्मण ग्रंथ में आपका जो ग्रंथ हुआ है उसका नाम है आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। उसका नाम है आपका, ब्राह्मण ग्रंथ का जो नाम है वो है आपका ऐतरेव ब्राह्मण। कौन सा, ऐतरेव ब्राह्मण। ये आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। जो आपका ऐतरेय ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ग्रंथ का ऐतरेय ब्राह्मण, तो क्वेश्चन उत्तराखंड में ऐसे ही पुटअप होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द, तो उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द दिया है ऐतरेय ब्राह्मण ने, वो दिया है आपका उत्तर कुरु। क्या दिया है, उत्तर कुरु शब्द दिया है। क्या दिया है, उत्तर कुरु शब्द दिया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण ने उत्तराखंड के लिए क्या दिया, तो ऐतरेय ब्राह्मण उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द दिया। ये आपको दिमाग में बिठाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन और वेदों वाला क्वेश्चन ये सब आपके लोअर पीसीएस और पीसीएस में कई बार पूछ लिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है, ये तो किसने कहा, ब्राह्मण ग्रंथ ने। तो भैया अब चलो थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य की। लो भैया आप भी आ जाओ, आप भी बात कर लो, आपका भी क्लियर कर देते हैं मामला। तो ये भैया ये है आपका बौद्ध साहित्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं लाइव, ध्यान देना आप लोग। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द, अब जाहिर सी बात है जब वेदों ने भी लिख लिया, पुराणों ने भी लिखा, आपके ब्राह्मण ग्रंथ ने भी लिखा, अब कौन बचा, बौद्ध साहित्य। तो इनके मन में भी आई कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसा लिखे, उत्तराखंड में अपना, उत्तराखंड तो था नहीं, उत्तराखंड तो अपना क्या लिखे, इस देश की इस क्षेत्र के लिए क्या लिखे। तो उत्तराखंड के लिए बौद्ध साहित्य ने लिखा क्या, हिमवंत। ध्यान देना, हिमवंत यानी कि बर्फ का प्रदेश, यानी कि हिमालय, जहां पर आपका चाहे ऋषिकेश हो, नहीं सॉरी, चाहे आपका मसूरी हो, या आपका धनोल्टी हो, या आपका गंगोत्री हो, या आपका यमुनोत्री हो, या आपका केदारनाथ हो, या आपका पिथौरागढ़ हो, या आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, आपका पहाड़ी एरिया, रानीखेत हुआ, यहां पर हमेशा बर्फ पड़ती है। और आपको पता है कि बर्फ पड़ने के कारण बौद्ध साहित्य ने इसको नाम ही दिया हिमवंत। क्या दिया, हिमवंत। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिमवंत किसने दिया आपका, तो बौद्ध साहित्य ने इसको हिमवंत नाम दिया। इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में बचता है आपका साहित्य। तो विभिन्न साहित्यकारों ने अपने मत दिए, लेकिन इनमें से एक साहित्यकार होते हैं बच्चे आपके, ध्यान देना सभी प्यारे दोस्त जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो सिर्फ ध्यान देंगे। एक साहित्यकार हुए हैं हमारे हिंदी के, जिनका नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि आपके कालिदास, सभी जानते हैं कालिदास जी को। इनकी एक पुस्तक शायद सभी लोग जानते होंगे, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भैया इनकी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने उत्तराखंड के लिए जो वर्णन लिखा वो लिखा अलकापुरी। क्या लिखा, अलकापुरी, अलकापुरी। ठीक है, यह
किसने लिखा? कालिदास जी ने लिखा। ठीक, ये तो समझ जाना, बेसिक बताया भी, अंदर कुछ नहीं बताया इसमें, अंदर बहुत कुछ है अभी इसमें, अंदर मैंने उतना नहीं बताया अभी आपको। कोशिश मेरी यह रहेगी कि डेली के लेक्चर आपको दिए जाना, आप डेली देखिए इनमें कि क्या क्या, जिसने कभी नहीं पढ़ा उत्तराखंड और जो ये डरता है उत्तराखंड में क्या पढ़ना है सर। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं मुझसे कि सर उत्तराखंड में ऑथेंटिक कोई बुक नहीं है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में ऑथेंटिक बुक सिर्फ परीक्षावाणी मानी जाती है फिलहाल, तो जिसको आयोग मानता है। तो मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं रेफरेंस के तौर पे कि भैया परीक्षावाणी अपना बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि परीक्षावाणी में हिस्ट्री तो है नहीं, तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको मैं, आप इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके जितने भी उत्तराखंड में जितने भी इतिहास है उसको मैं छोटे से मैं समेट दूंगा। ओनली व्यास आईएएस के ऐप में आप जाएंगे, व्यास आईएएस एकेडमी करणपुर आपका देहरादून में, आप यहां जाएंगे, यहां इसको देखेंगे, इस ऐप में जाएंगे, यहां खोलेंगे, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इतिहास तो पढ़ाऊंगा आपको, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर उत्तराखंड में कोई ऐसा मैटर नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं, कुछ कोई लिखता है कुछ कोई लिखता है, इसीलिए हम लोग हैं कि आपको बिल्कुल आपका डाउट्स क्लियर कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज यहां पर लिखी थी, ध्यान देना कि इस काल से संबंध हमें हम कुछ को क्या नहीं कर पा रहे थे, ये चीज आपने देखी थी जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि हम कुछ को वी कांट डू, कुछ को हम पढ़ नहीं पा रहे थे। जैसे देखेंगे भैया, हम वेद तो पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें क्या थी वो, जैसे लिखो, देखो मैं बताता हूं क्या थी वो, स्क्रीन ऐड कर रहा हूं मैं, देखेंगे। जैसे मैंने कहा था हम कुछ क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ हम पढ़ नहीं पाएंगे, ध्यान देना। तो जैसे भैया अशोक का कालसी शिलालेख, अशोक का कालसी शिलालेख, अशोक का कालसी शिलालेख। अच्छा, इसको हम पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि ये आपका पाली और प्राकृत भाषा में है, पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत भाषा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ र और स का फर्क है, वैसे बोथ आर सेम, सिर्फ र और स का फर्क है, र और श का फर्क होता है इसमें, बाद बाकी दोनों भाषाएं सेम है। और पाली प्राकृत भाषा को हम क्या नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अब देखेंगे क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं, जो मैंने आपको बोर्ड में लिखा आप उसको पढ़ के दिखाएंगे तो मैं बोलूंगा हाँ भैया आप सही पढ़े हैं। तो दोस्तों ये आपकी पाली और प्राकृत भाषा है, इसलिए इस काल संबंध में शिलालेख भी प्राप्त हुए थे जिनको हम ये बोलते हैं हम इसको पढ़ नहीं पाए। अशोक के काल से शिलालेख से कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूं। जैसे लो भैया बात कर लो, कालसी शिलालेख में पहला देखो, मैं आपके कालसी में 6-7 क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपको सिर्फ यही मिलेंगे, बाद बाकी और कहीं नहीं मिलने वाले आपके क्वेश्चंस। तो देखो भैया क्या क्वेश्चन बनाता हूं मैं। नंबर 1 जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, कालसी कहां पड़ता है आपका, सभी जानते हैं कालसी आपका देहरादून में पड़ता है। कहां पड़ता है आपका, देहरादून में। दूसरा, शिलालेख किस नदी के मध्य स्थित है, तो ये आपका यमुना और आपकी टॉस नदी, यमुना और टॉस के मध्य यह शिलालेख स्थापित है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, ये जो शिलालेख है ठीक है, ये कब स्थापित किया था अशोक ने, तो 257 ईस्वी में, 257 में। चौथा क्वेश्चन, यह शिलालेख की हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 10 फीट। पांचवा क्वेश्चन, इस शिलालेख में 5 राजाओं का वर्णन दिया गया है। कितने राजाओं का, 5 राजाओं का वर्णन। छठा क्वेश्चन, स्थान नदी बहती, इसके बगल में एक स्थानीय नदी बहती है, उसका नाम क्या है, स्थान नदी इसकी अमलाव नदी। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन जो है इसमें वो बनेगा आपका, एक तो यमुना टॉन्स हो गई, 57 ये 5 राजाओं का वर्णन, अमलाव नदी, ठीक है, और 7वां बनेगा आपको पाली और प्राकृत, पाली या प्राकृत। बस यह है आपका अशोक का कालसी शिलालेख। दूसरा इसमें अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा आपको कि अशोक ने अपने कालसी शिलालेख में किस बात का वर्णन किया है, अशोक ने क्या संदेश दिया इस शिलालेख से। जब इन्होंने उत्तराखंड में स्थापित किया था तो उन्हें जनता को क्या मैसेज दिया था, उन्होंने 2 मैसेज दिए थे, देखेंगे। जिसे नंबर 1 मैसेज दिया था अशोक ने क्या,
कि भैया मेरे राज्य में मानव चिकित्सा के साथ साथ, किसके साथ साथ, मानव चिकित्सा के साथ साथ, मानव चिकित्सा, मेरे राज्य में मानव चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा भी अनिवार्य रूप से की जाए। पशु चिकित्सा भी अनिवार्य, कंपलसरी, अनिवार्य कर दी जाए। भैया ध्यान देना, अशोक ने कह दिया कि भैया अगर एक ह्यूमन हॉस्पिटल खुलता है तो आपको एक वेटनरी खोलना कंपलसरी, बहुत ही जरूरी है, आपको एक वेटनरी खोलना ही खोलना है। तो यानी कि मैं प्राथमिकता दे रहा हूं कि अगर मानव का उपचार होगा तो जाहिर सी बात है मानव के उपचार के साथ साथ पशु का उपचार भी बराबर रूप से होना चाहिए। ये कौन मैसेज दे रहा है? अशोक। और दूसरा मैसेज क्या देता है, सुन लीजिए भैया। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा मैसेज देता है अशोक कि भैया मैं अपने राज्य के लोगों से क्या करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे राज्य में सभी लोग क्या कर दें, हिंसा को त्याग दें। क्या कर दें भैया? हिंसा को त्याग दें और क्या अपना ले? अहिंसा अपना ले। ये बात कौन करता है? आपका राजा अशोक। क्यों? क्योंकि राजा अशोक, आपको पता है, बाद में आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए, अशोक के बारे में पढ़ा होगा, हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक जी का जब आप कलिंग युद्ध होता है। तो ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग हिंसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आप लोग हिंसा नहीं करेंगे, और हिंसा नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? अहिंसा को अपनाएंगे। ये उसकी दो बातें रहती है अपने शिलालेख में। क्वेश्चन कौन कौन से बन गए? काल से कहां पड़ता है? तो देहरादून में। किस नदी के मध्य स्थित है? यमुना और टॉस के मध्य स्थित है। तीसरा क्वेश्चन कब स्थापित किया था? 257 ईस्वी में। कितनी हाइट है शिलालेख की? 10 फीट है। कितने राजाओं का वर्णन है? 5 योद्धे राजाओं का वर्णन है। छठा क्या है? अमलाप नदी है। यहाँ स्थानीय नदी, कौन सी? स्थानीय नदी है भैया, ये स्थानीय नदी। इसी नदी के ये बाएं उल्टे हाथ पर स्थित है। ये छोटी सी नदी बहती है, आप जाएंगे देखेंगे वहां पर, उसका नाम है अमलाव नदी। और भाषा है इसकी पाली और प्रकृत। तो पाली और प्रकृत को हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने कहा था आपको पहले कि इस काल से संबंधित कुछ ऐसे हैं प्रमाण जिसको हम क्या नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पाए। ठीक है भैया, ये आप दिमाग में बिठा लो। ठीक, आज के लिए इतना ही है, कल से इससे आगे चलेंगे। अभी आप लोग ध्यान देना, सभी जितने भी कंपटीटर हैं उत्तराखंड संबंधित, जितने भी आप स्टेट लोअर पीसीएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी कंपटीटर हैं यहां पर, तो भैया मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी आप जुड़े हुए हैं, कि आपको तैयारी के साथ साथ पेशेंस भी रखना जरूरी होता है। और पेशेंस के साथ साथ आपको हमारी, मैं कह तो रहा हूं कि व्यास आईएएस एकेडमी आपको ऐसा मैटर देगी कि आपको खुद लगेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद लगेगा कि जो चीजें आपने नहीं पढ़ी होगी वो आपको मेंशन मिल रही होगी कहीं ना कहीं। तो इतिहास तो उत्तराखंड का भी बहुत दूर है, उससे पहले आपका बेसिक में क्लियर करवा रहा हूं आपका। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको डेली ऐसा पढ़ाया जाए और ऐसा आपको दिया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय उत्तराखंड। और कोशिश उम्मीद यही रहेगी जो आप मैंने आज आपको ये पढ़ाया हुआ है इसका आप जरूर देखने के बाद इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत।